Look at this. Few inches later. समझ रहे हो आप? राम राम प्यारे भाइयों बहनों, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा दूसरा चैनल सनातन योद्धा, उस पर अभी गाइडलाइन स्ट्राइक लगा हुआ है, जिस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। और वीडियो अपलोड ना करने के कारण उस चैनल की रीच ख़राब हो रही है। रीच ख़राब होने से ऐसा होता है कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी या फिर बाकी लोगों तक वीडियो नहीं जाएगी। तो भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उस चैनल पर जाइए, उसकी कुछ वीडियो देखा कीजिए हर दिन, ताकि उसकी रीच बनी रहे। और जब मैं चैनल पर आऊँ तो रीच अगर ठीक रहेगी तो मैं वीडियो भी अपलोड कर पाऊँगा। खैर, बात करें आज इस वीडियो की। आज इस वीडियो में आपको एक गोदी मीडिया का लाचारीपन देखने को मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि ये जब गोदी मीडिया स्टूडियो पर बैठ के बड़ी बड़ी बात करते हैं तब ये कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जब ये ज़मीनी स्तर पर आकर वही काम करते हैं तो लोग इनके साथ कितनी अच्छी तरीके से बात करते हैं। तो चलिए भाई, आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक डॉग को स्कूटर के पीछे बांधा और उसको आधे किलोमीटर तक घसीटा, जिसकी वजह से उसके दांत भी टूट गए। और घसीटने से पहले उसको बेल्ट से बांधा और रॉड से मारा भी, जिसकी वजह से डॉग अभी क्रिटिकल सिचुएशन में है। और जिसने ऐसा किया उसका नाम है इजाज शेख, जो कि 20 साल का है, गुजरात का रहने वाला है। और पुलिस ने उसको कस्टडी में ले लिया है। रीजन अभी तक क्लियर नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन रीजन चाहे कुछ भी हो, एक एनिमल को इस तरीके से ट्रीट करना, ये कहां का लॉजिक है? बड़े भाई, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि शायद वफादारी में कुत्ते से बढ़कर के कोई होता नहीं। और मुझे गर्व है, मुझे इस बात का गर्व है कि मुझ में इस वफादारी के गुण किसी ने देखे हैं जो मेरे देश के काम आएंगे। टोपी वाले राक्षस कह सकते हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि टोपी वाले राक्षस कहें। यू नीड टू आस्क दिस। हमारे देश में लोग किसी को चोटी वाला राक्षस कह सकते हैं, लेकिन टोपी वाला राक्षस कहने की औकात और हिम्मत नहीं है। क्यों है ऐसा? आई विल टेल यू क्यों। क्योंकि इस देश में अगर आप हिंदूज को गाली देंगे, हिंदूज के गॉड्स को गाली देंगे, तो आप सेकुलर हैं। लेकिन द मोमेंट यू रिड्रेस द बैलेंस, द मोमेंट यू टेल द ट्रूथ अबाउट अदर रिलीजन्स, the moment you tell about the Hinduphobia from other religions, then you are branded communal, then you are branded a bigot, then you are saying you are polarizing. This is the tragedy of this country. I think it is great that people are polarizing, because at least now you are getting to hear the other side of the truth, like this so-called professor who was flustered. तो ये सोचना कि बाबा मुसलमानों से तो पूरी जिद से लड़ रहा है ना, तो मेरा साथ देना मेरे बच्चों, और केवल इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, मेरी अपनी कोई लड़ाई नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, और बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। आज 2 अप्रैल 2021 को मैं जगत गुरु आचार्य परमहंस धर्मादेश जारी करता हूं सभी देशवासियों को कि इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भारतीय नववर्ष बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जाए। सभी घरों पर लोग भगवा झंडा लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ, रामचरितमानस का पाठ और सीताराम सीताराम की धुन जहां तहां जत्र तत्र पूरे देश में गूंजनी चाहिए। और सृष्टि के आरंभ से नया वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही है, लेकिन बीच में मुगल काल आया, ब्रिटिश शासन आई जब, तो लोगों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दबाव बना के 1 जनवरी को नया साल मनाने का जो है एक शुरुआत किया। और आजादी के इतने दिन के बाद भी अभी भी लोग गुलामी की मानसिकता से जो ग्रस्त लोग हैं वो 1 जनवरी को ही नया साल मनाते हैं। इसलिए इस बार जो है 13 अप्रैल को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पड़ रही है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भारतीय नववर्ष पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जाना चाहिए। और सभी धर्माचार्य, साधु संत, सभी हमारे जो भी नौजवान हैं, सभी हमारे भारतीय सभी माताएं बहनें, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, जो चैत्र की नवरात्रि का प्रथम दिन है, शुरुआत है, बहुत ही धूमधाम के साथ में उत्सव पूर्वक नया साल मनाया जाना चाहिए। ये सभी देशवासियों से मैं अपील करता हूं। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। अभी दिल्ली से आ रहा हूँ सुबह, आज यहाँ पर सिंगू बॉर्डर में अभी भी लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि वहाँ क्यों खड़े हुए हैं। सर, ऐसी घटिया राजनीति खत्म होगी अब। क्या मोदी जी ने कहा था नहीं, क्या था 2 करोड़ रोजगार देंगे हम?
15 लाख रुपए आएंगे, 100 दिन के काले दिन वापस आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, बोले था या नहीं बोला था? आप मैंने ये तो 5 बातें बोली, एक एक करके सब पे बात करते हैं। आपने बोला कि उन्होंने कहा था कि इतने रोजगार देंगे वहां पर, पक्की बात है। क्या आप सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं? तो पकौड़ा तलना रोजगार है, पकौड़ा तलना भी रोजगार है। फिर मोदी जी ने सपने क्यों दिखाए थे युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे? तो ये रोजगार में ये मोदी जी ने सरकारी नौकरी देंगे ये तो नहीं बोला था। क्या बोला था उन्होंने? क्या उन्होंने ऐसा कहीं बोला था कि हम 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे? बंगाल पूरी तरीके से चुनावी रंग में रंग चुका है। इस वक्त हम कोलकाता में हैं, एक चाय की दुकान पर, जहां पर लोगों की भीड़ है, लोगों का हुजूम है। खुद यहाँ के लोगों से जानेंगे, बंगाल की जनता से, कि क्या होने वाला है। सोनार बंगला एक तरफ बीजेपी नारा दे रही है, तो वही ममता बनर्जी नारा दे रही है कि बंगाल में खेला होवे। तो चलिए जनता से जानते हैं कि क्या होगा, खेला होगा या सोनार बंगला? आप बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? क्या होने वाला है? बीजेपी आने वाली है। बीजेपी आने वाली है 100%। क्यों? कि परिवर्तन की जरूरत है यहाँ पर। जो परिवर्तन की जरूरत है तो फिर आपके पास लेफ्ट कांग्रेस भी ऑप्शन है। सर लेफ्ट की मक्कारी हम देख चुके हैं। 34 साल तक। बिल्कुल 34 साल तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। ममता जी को भी हम देख चुके हैं। एक समुदाय विशेष के साथ में अपीजमेंट करना, तुष्टीकरण करना। हाँ, तो सर तुष्टीकरण की राजनीति अब हिंदुस्तान में चलने वाली नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो बाकी का 80% है वो अब जाग चुका है। तो अब अगर आप ये सोचें कि आप 20% को वोट बैंक बना करके उस तरीके से आप अपना हाथ मजबूत करके या तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो वो नहीं चलेगा। आप अगर ये सोचें कि आप यहाँ पे कब्रिस्तानों में बाउंड्री वॉल करवा करके किसी समुदाय विशेष को आगे बढ़ा दें और इस हिसाब से आप खुश हो जाएं और इस तरीके और आप अपनी राजनीति चलाते रहें, सर ये अब कम से कम बंगाल में नहीं होने वाला है। बंगाल में परिवर्तन आएगा इस बार। जी, तो मोदी जी ने क्या ऐसा कर दिया है जो कि मोदी जी आ जाएंगे? सर देखिए, मोदी जी 7 साल से तो केंद्र में मोदी जी भी हैं सत्ता में। ठीक है, आपने अपीजमेंट की बात की कि वो मुसलमानों पे खास ध्यान देते हैं, जो बीजेपी कह रही है ना। उनको जय श्री राम के नारे से डर लगता है, जो ये सब बातें है ना। जी, ये सही बात है, बिल्कुल। लेकिन ममता कहती है कि ये चिढ़ाने के लिए लगाया था। जय श्री राम का नारा तो एक पवित्र नारा है। मैं और भी लोगों से बात कर रहा था, तो हम कहा कि ये बीजेपी सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाती है इस तरीके से। उनके पास देखिए, मतलब लोग ये कह रहे थे कि मुद्दे और पहला ऐसा चुनाव होगा बंगाल में का जो मूल मुद्दे से हट करके वो जय श्री राम, हिंदू मुसलमान, मस्जिद, इसी सब पर होगा चुनाव। देखिए, आपने बहुत सारे सवाल कर दिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपने जो अभी 3 मुद्दे उठाए, तीनों पे मैं आपको जवाब दूं। सबसे पहले आपने मुद्दा उठाया यहाँ पर कि मोदी जी ने क्या किया, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, 7 साल से वो और आप ये कह रहे हैं मूल मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। आज आप यहाँ किसी भी जगह पर जाकर ये पोस्टर देखिए। पहले आज तक ममता जी भी जब यहाँ पे अपने आप को प्रोजेक्ट करती थी, तो ये करती थी बंगाल यहाँ और देश यहाँ, इस तरीके से। आप मुझे आज एक पोस्टर दिखा दीजिए पूरे बंगाल में जहां पर ममता जी इस बार चुनाव लड़ रही हो कि हमने ये किया इसलिए आप हमें लेकर आओ। वो तो कह रहे हैं कि 10 साल तक हमने जो काम किया है, जो अपने दावे जो वादे किए, मैंने पूरा किया है। सर एक सेकंड, मैं पूरा अपना जवाब पूरा कर लूं। एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको आप यहाँ पर पोस्टर में हाईलाइट किया हुआ देखना चाहें। सिर्फ बंगाल में इस बार ये बोला जा रहा है खेला होबे। अब वो खेला तो किसके साथ होगा वो देखेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बंगाल को चाहिए उनकी बेटी, यानी कि यहाँ पे क्षेत्रवाद सामने लाया जा रहा है। तो आप क्षेत्रवाद और इसको अगर आप हटा दें तो इस बार ममता जी के पास में कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। दूसरी बात आपने ये कहा कि मोदी जी ने क्या किया और यहाँ प्रोपेगेंडा फैलाया गया। सर प्रोपेगेंडा तो आज के टाइम पे मीडिया फैला रही है। पूरी बात अगर मैं आपके सामने यहाँ करूँ, आज एक पत्रकार का काम ये होना चाहिए कि हम फैक्ट को पहले लेकर आए और बाद में ओपिनियन को लेकर आए। टीवी में आप किसी को भी सामने कर लीजिए, वो पहले अपना ओपिनियन रखेंगे, बाद में फैक्ट लेकर आएंगे। बताइए कि मैं अपना बात पूरी करूं। आपका ही चैनल लीजिए, रवीश जी ने फीता काटा यहाँ करके। आज तक आप मेरे को एक डिबेट दिखाइए जहां पर वो पहले फैक्ट की बात करें और बाद में ओपिनियन की बात करें। सिर्फ और सिर्फ मक्कारी फैलाई गई यहाँ पे, और मक्कारी भी इस तरीके से सीआईए और एनआरसी का विरोध किया। एक ढंग का पॉइंट उसने नहीं दिया कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ, किसान आंदोलन के खिलाफ। मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ सुबह, आज यहाँ पर सिंगू बॉर्डर में अभी भी लोग वहां पे खड़े हुए हैं। उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि वहां क्यों खड़े हुए हैं। सर ऐसी घटिया राजनीति खत्म होगी अब यहाँ पर, और परिवर्तन आएगा। और बंगाल वाले होगा, रहने वाले कहाँ? कलकत्ता के हैं, यहीं के, जहां आप खड़े हैं वहीं के रहने वाले। जी, तो आप क्या कह रहे थे कि ये चैनल जो, अच्छा अभी तक मीडिया किसके पक्ष में दिखाती है? सर मीडिया पूरी तरीके से पोलराइज हो रखी है। कौन सी मीडिया? आप किसी भी मीडिया को ले लीजिए, आप प्रिंट को ले लीजिए, आप उसके ओपी को ले लीजिए, आप किसी भी ऑनलाइन या फिर पोर्टल को या चैनल्स को ले लीजिए। अच्छा, तो ये पहले मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कीजिए आप। हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया में कौन सा लगता है कि आपको जो मोदी जी से उसी तरीके से सवाल डट करके, निष्पक्ष होकर, निडर होकर पूछता है? आप मुझे चैनल का नाम बताइए बस। नहीं, आप बता रहे हैं ना कि आप कौन सा हम टिप्पणी कर देंगे। कौन सा? नहीं, मैं क्यों नाम लूं? आप बताइए ना कि कौन सा ऐसा चैनल है जो कि निडर होकर
बेधड़क मोदी जी से सवाल पूछने की हिम्मत करता है। अगर निडरता की निष्पक्ष जो आप बात कह रहे हैं और आप जो निडरता की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बात जरूर बोल सकता हूं कि कौन सा चैनल यहाँ पे तोड़ मरोड़ करके फैक्ट को गलत दिखा करके लोगों को बरगलाने की बात करता है। कौन सा चैनल है? एनडीटीवी है। एनडीटीवी है, एनडीटीवी जैसे तमाम ऐसे चैनल हैं। अच्छा, एनडीटीवी। अच्छा, जहां तक आप ये बात कर रहे हैं, अब आप जैसे एक चीज देखिए, आप वायोम को देखिए आज के टाइम पे। नहीं, आपने एनडीटीवी का बात किया तो मैं एनडीटीवी के बारे में बताऊं। एनडीटीवी के फैसले को, एनडीटीवी का जो रिपोर्टिंग था उसके आधार पर दिल्ली दंगे पर 3 लोगों को जमानत दी गई। उसके आधार पर आप बता दीजिए कोई भी ऐसा चैनल हो। नहीं, एक सेकंड सुनिए। हमारे देश का जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें ये कहा गया है कि 100 गुनहगार छूट जरूर जाए लेकिन कोई एक बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए। सुनिएगा मेरी बात। 3 लोग जो 1 साल से जेल में बंद थे, उन तीनों को रवीश कुमार की रिपोर्ट के आधार पर जज साहब ने बेल दिया। आप कोई एक चैनल का नाम बता दीजिए जिसके आधार पर बेल मिला हो, किसी बेगुनाह को छोड़ा गया। बताते हैं, हम आपको बताते हैं। जी टीवी के आधार पर जो जी न्यूज के आधार पर जो उनकी रिपोर्टिंग थी उसके आधार पर जो गलत तरीके से यूपी में बैठे हुए 2 स्टूडेंट्स को जेल भेज दिया गया, वहां कठुआ के रेप कांड में उनको छूट मिली। जो वहां एटीएम पे यहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी तो वो तो दिखाया था कि 2000 के नोट में चिप भी है। पूरी बात कहता हूँ मैं आपको, ठीक है। वहां पे वो उन्होंने ये कहा था कि ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है। 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। और बिल्कुल गलत बात, वो अफवाह फैलाई जा रही है और बिल्कुल गलत। देखिए, आप अगर मुद्दे पे अगर हॉप करेंगे तो आप हॉप कर सकते हैं कहीं पर, मुद्दे पे नहीं, पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करें। पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने, आपने ये क्या पूछा, रवीश कुमार ने 3 को बेल दिला दी, बाकी ने किसको दिला दे दी। मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, आप जाकर के चेक कीजिए, फैक्ट चेक कीजिए कि क्या जी टीवी की, जी न्यूज की रिपोर्टिंग की वजह से कठुआ कांड में जो स्टूडेंट यूपी में पढ़ाई कर रहे थे और उनको गलत तरीके से फंसाया गया था और वो जेल गए थे, उनको छुड़ाया गया या नहीं छुड़ाया गया। सिलेक्टिव रिपोर्टिंग किस लिए? ठीक है, आपने क्या, लेकिन क्या आप आप एक ऐसा दिन नहीं होता है जब हिंदुस्तान में भोली भाली जनता को बरगलाया नहीं जाता हो इन चैनल की वजह से। क्यों? क्योंकि मार्क्सवादियों ने उनको पढ़ा रखा है इस तरीके से, इसलिए। तो सर ये जो सोच है, ये जो सोच है, मेरा सवाल सुनिए। आपने सब सारी बातें कह दिया, फिर नहीं अभी, और नहीं, मैं आपसे बात करने को पूरी तरीके से तैयार हूँ। आप बात कीजिए, आप भी अपनी बात रखिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपने सारी बात रखी, लेकिन आप बता दीजिए कि कौन सा ऐसा चैनल है जो मोदी जी से डट करके सवाल और निष्पक्ष होकर के, निडर होकर के पूछ रहा है सवाल, और कौन सा ऐसा चैनल है जिसकी तारीफें चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे व्यवसायी हो, सब करता है? कौन सा ऐसा चैनल है? सर देखिए, जहां पर सवाल पूछने के, क्यों आखिर उस चैनल के रिपोर्टर को गोदी मीडिया कह करके भगाया जाता है, दौड़ाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, और उस चैनल का रिपोर्टर कहता है कि मैं जो है वो उस चैनल का रिपोर्टर कहता है कि मैं किसान का बेटा हूं, मेरे बच्चे मैं क्या खाएंगे क्या, लेकिन आज मैं जॉब छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे इस दलाली करने के लिए नहीं पढ़ाया गया था। मेरे माँ बाप ने क्यों? किसान जॉब छोड़ रहे हैं? नहीं, किसान नहीं, एक चैनल के रिपोर्टर, आपने सुना होगा नाम, नहीं नाम ले लीजिए। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर रक्षित सिंह ने चैनल से जॉब छोड़ा। ठीक है, क्या कहा सर? इस तरीके से जॉब तो सरदेसाई ने भी छोड़ा। क्या बोलते हुए छोड़ा उन्होंने? जॉब तो सरदेसाई ने भी छोड़ा। सर मैंने आपके कौन, राजदीप सर? हाँ, नहीं निकाला गया एक 3 हफ्ते क्या वो गलत रिपोर्टिंग नहीं थी? तो फिर श्वेता सिंह को क्यों नहीं? उसे गोली लगी थी उस इंसान को जिसके बारे में उसने बोला कि पुलिस ने मार दिया। क्या उस इंसान को वो गोली खाकर मरा था? क्या उसकी वजह से देश को शर्म का सामना नहीं करना पड़ा? लाल किले में जाकर के क्या हुआ? आप उसको सपोर्ट करते हैं? मैं आपके सामने सिर्फ एक कारण से आया, मैंने आपको 10 मिनट तक देखा यहाँ पे बात करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपने मोदी की बुराई और ममता के पक्ष में बात को यहाँ पे उजागर करने की कोशिश की। जब तक आपने किसी के मुंह में मुद्दा डाल नहीं दिया और उसके अंदर से प्रो ममता और एंटी मोदी बातें निकाल नहीं ली, तब तक आप रुके नहीं। इस वीडियो को मैं यहाँ से ज़्यादा नहीं दिखा सकता, बाकी वीडियो आपको मेरी इंस्टा पर मिल जाएगी। इससे ज़्यादा अगर मैं दिखाने लग गया तो यूट्यूब से चेक हो सकता है वीडियो बुरी लग जाए और इस चैनल पर भी एक गाइडलाइन स्ट्राइक ठोक दे। तो भाई मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जनता माफ नहीं करेगी।